भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773-1853, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। शाह परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों में जैसे विदेश नीति में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। इसी के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनैतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई, परंतु राजनैतिक मामलों में प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार भी प्रदान किया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख का प्रतिवर्ष खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट के धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। देश की शासन प्रणाली का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य 4था सदस्य सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? उत्तर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, न कि स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई। लेमेस्टर इसके मुख्य न्यायाधीश थे। लेमेस्टर नहीं बल्कि इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, इसलिए ये गलत होगा। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि 1773 नियामक अधिनियम 1773 सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद
पिट्स इंडिया एक्ट 1784, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तथा चार्टर अधिनियम 1833, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत के शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैनविस बेंटिंग 1828 से 35 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। भारत में आंग्ल यानी कि एंग्लिस्टिक शिक्षा के समर्थक नेता ट्रेवलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य यानी कि ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थक एवं नेतृत्व थे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? उत्तर है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसका उत्तर होगा ए और निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? एक और दो सही है, जिसमें होगा इसमें कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया, बल्कि तीसरा गलत है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि ये ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। साथ ही प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु 3 गलत है, क्योंकि भारत राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी स्टेट का पद बना तो विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो पाया? उत्तर होगा 1833। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन अधिनियम ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। जो ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसमें वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी था।
भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं मिला था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किया गया। इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायीय शक्तियों को बढ़ावा दिया गया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों में विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्र विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन जाना था, जिसका कार्यकाल 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके 1919 के अधिनियम में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी, लेकिन 1935 के अधिनियम में ऐसा नहीं हुआ। इसमें प्रांतों को छोड़ के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1935 के अधिनियम में की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसके वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्य में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि को भारत का सम्राट समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? उत्तर है भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के विधान परिषद कार्यों में वृद्धि की गई। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं मिला। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा की गई? उत्तर होगा 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? डी, कोई भी नहीं, क्योंकि 1935 के
अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को सरकार अधिनियम से शुरू हुआ 1935 के अंतर्गत ही की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्रेवियर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम नहीं होने के कारण विकल्प डी यानी कि उपरोक्त में कोई नहीं सही है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित है? 1937 में। उत्तर बी। केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम के अंतर्गत 1935 सी सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारत शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों पर प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा एवं संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो ये प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही किया गया। 1919 के अधिनियम में ये व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तृत किया गया। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? डी। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुई, जिससे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तृत और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग में प्रारंभिक उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न का उत्तर सी माना गया था, जिसे संशोधित उत्तर कुंजिका में परिवर्तित करके डी कर दिया गया। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, उत्तर होगा सी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके सदस्यों की संख्या 60 में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था। तब भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 100 निर्वाचित, 40 मनोनीत, जिसमें अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, जिसमें 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत, फिर 145, जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दिए गए। उल्लेखनीय है कि इन दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बराबर से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण उन्हें उल्लेखों में उससे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? उत्तर होगा सी। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों में
अभिहित सरकार भारत अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु ये सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही होगा। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करने की बात है, जिसमें 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष की आयु के लिए सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उत्तर होगा बी, यानी कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान तो किया गया, लेकिन 21 वर्ष की आयु 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में ऐसी कोई संस्तुति महिलाओं के लिए नहीं थी, इसलिए पहला गलत होगा और दूसरा सही होगा। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, और भारत सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। सी, जिसमें 1 और 2 दोनों हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों के लिए लगातार मांग के बावजूद ये परीक्षा ना होकर लंदन में होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में प्रारंभ हो गई, पहले इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ? उत्तर होगा सी, ए और सी दोनों, मतलब कि प्रश्नगत वर्षों में 1926 और 1945 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष हुआ? उत्तर होगा 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। बी, भारत शासन अधिनियम 1935। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। यद्यपि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम तथा 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? उत्तर 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। ये अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही ये भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघ न्यायालय, न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई। निम्नलिखित में से उल्लेखित योजना आधारित है। उत्तर होगा सी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम में 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य समवर्ती सूची के विषयों का विभाजन किया गया। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत चीफ कमिश्नर प्रांत एवं देशी रियासत से मिलाकर होना था, परंतु ये व्यवस्था लागू की
नहीं जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। उत्तर होगा बी। इसमें बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे, ये नहीं होगा। बाकी इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये भी होगा। ये प्रांतीय स्वायत्तता की सूत्रपात का संकेत था, ये भी होगा। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, ये सही होगा, क्योंकि प्रांतीय 1919 के अधिनियम में था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू करने 1935 अधिनियम, क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम से ही लागू हुआ था और राज्यों में 1919 के। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, इसका भी आंसर होगा 1935 अधिनियम से। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? उत्तर होगा सी, गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? उत्तर होगा देश के लिए लिखित संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया एवं 3 विकल्प में भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर होगा ए, और ये भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। इस वजह से भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा 1935 के अधिनियम पर आधारित है कुछ हद तक। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना, जो कि 1935 के अधिनियम में की गई थी। निम्नलिखित अधिनियम में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को अलग किया? 1935 के अधिनियम में, और साल था 1937। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग 1934 में रांची की स्वराज पार्टी में की गई थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन की विचार M.N. रॉय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी ने पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के आधिकारिक रूप से संवैधानिक सभा की मांग की, जिसकी पुष्टि कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के गठन पर किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत व्यवस्था की गई थी कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत तथा 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नर के प्रांतों और 4 अन्य मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटों पर 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4
का चयन आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से ही इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व क्रमिक रूप से सम्मिलित होना प्रारंभ हुआ। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। ये निर्वाचन मंडल वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक उपस्थित हुई। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य थे, जिसमें 9 महिलाओं ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटाकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों में 299 प्रतिनिधित्व और भारतीय रियासतों में 70 प्रतिनिधित्व शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसको अंगीकृत कर संविधान सभा में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर 2 वर्ष 11 माह 17 दिन ही मिलता है, जिसके कारण संभवतः संविधान को अंगीकृत किए जाने के दिन संविधान के निर्माण की अवधि शामिल न किया जाना है। इसके लिए 11 अधिवेशन हुए थे और कुल अवधि 165 दिन की थी, जिसमें 114 अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इस 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेशित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान का हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनिकल नरसिंह राव यानी BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। इनमें इस प्रकार थी: नंबर 1 पे विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दाक्षायणी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मास्करीनी और अम्बू स्वामीनाथन। ग्रैहम ल्यूई ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। हालांकि इसके शामिल न होने के बाद विकल्प खुला रह गया। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधित्व को कैबिनेट में शामिल किया गया। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा पर विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? उत्तर: स्वराज पार्टी ने 1934 में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई और एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि एक वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित भारतीय
प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम अवसर था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार किया? उत्तर, वर्ष 1934 में ही संविधान निर्मात्री सभा का विचार M.N. रॉय ने किया। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण प्रस्ताव किया गया था। उत्तर होगा सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात तथा प्रस्ताव समर्थक क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जिसकी संख्या के अनुपात में था 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में आया था। मिशन में अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का सूत्रपात किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इन व्यक्तियों में से कौन से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? उत्तर होगा ए, विलियम वुड। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के तहत स्टैफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिंग लॉरेंस भारतीय सचिव और LB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। उत्तर होगा सी। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में अंतरिम सरकार कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। निम्न में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? उत्तर होगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा में 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला कथन, बेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। कथन सही है पर कारण गलत है। कारण है, बेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाता तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से 1945 में लंदन गए। उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात तथा कुछ प्रस्ताव रखे। 1945 में उन प्रस्तावों को बेवल योजना के नाम से सार्वजनिक रूप से जाना गया। बेवल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल था। बेवल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को रोकना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। इसलिए कथन सही तो है लेकिन कारण गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? उत्तर होगा 2, 3 और 4। वो प्रत्यक्ष 3 और 4 वह बहुदलीय निकाय था और 4 उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किए गए।
संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों में लोग शामिल थे। इस सभा में अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तर होगा ए और डी। ये वयस्क मताधिकार पर शामिल नहीं था। सही। ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। उत्तर यही होगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत है। सी। ये मताधिकार पर थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। भारत के संविधान का प्रारूप करने वाली संविधान सभा के सदस्य सी होगा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य सी सही होगा। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निर्विरोध संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक किसने की? उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति हुए थे डी फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक से प्रारंभ हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन हुआ था, उत्तर होगा 1946, यानी 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उत्तर होगा बी, यानी कि 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1946। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही प्रस्तावना का प्रारूप बना। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर होगा ए, 1, 2, 3। 1, 2, 3 क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था और संविधान के निर्माण पर असर था। 2 है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और 4 राज्य के मुखिया
को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि यानी संसद एवं विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अतः 3 सही है। भारतीय संविधान बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए? सी होगा उत्तर 12। भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कुल अधिवेशन 11 अधिवेशन थे, 165 दिन लगा। 11वें अधिवेशन के दिन अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेशित हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए निकटतम सी होगा। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए? उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी उत्तर ए सही होगा। कूटों पर विचार कीजिए। इसको पहले ही इधर सुमेलित कर लिया गया है। सही सुमेलन इस प्रकार है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य V.T. कृष्णामाचारी। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक ओंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। भारतीय संविधान निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार हुआ, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। V.N. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 13 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प नहीं है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने, इसको अंतिम रूप से देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही मानी जाती है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन सदस्य, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हुए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 ग्रहण की गई। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत 26 नवंबर 1949 होगा। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के लिए निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का विकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। परंतु 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया, तब प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तब से प्रत्येक वर्ष
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और कुछ प्रावधान इसी दिन लागू भी किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और अधिनियमित किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? उत्तर होगा ए। भारत संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था नवंबर 26, 1949। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। उत्तर होगा बी, यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी से। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के KMR जयकर ने त्याग कर रिक्त कर दी थी। यद्यपि विकल्प में पश्चिम बंगाल है, फिर भी ये अभिष्ट नहीं हो गए, क्योंकि अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अतः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया। अतः स्पष्ट है कि अभिष्ट बी होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एवं मृत्यु कब हुई थी? जन्म 1891 और मृत्यु 1956। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतरिम रूप से पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों में से एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उत्तर बी। ए आर दोनों सही थे, परंतु RA का स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों के तथ्य एवं विचारों को ग्रहण किया गया है। इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन सही स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 वर्षों के लिए वयस्क मताधिकार को स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? डी, महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में
बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्नगत कथन सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ये कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाने के समय वक्तव्य का अंश है। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन है डी. आइवर जेनिंग्स का। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। किसने कहा था कि संविधान कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ऑस्टिन ने। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थीं? उत्तर होगा 15। संविधान सभा प्रमुख समितियां। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष विवरण। संघीय समिति, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियामक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजाति अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम में अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंध उप समिति गोपीनाथ बारदोलाई। अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के अतिरिक्त संबंध उप समिति ए.वी. ठक्कर। संघीय शक्तियों एवं संघीय शक्ति संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन के.एम. मुंशी। सदन समिति बी. पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकारण जी.वी. मालांकर। राज्यों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य, जिसमें एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद साहदुल्ला, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान शामिल थे। खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु होने के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी इस समिति में शामिल कर लिया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, राज गोपालचारी, के.एम. मुंशी,